एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक वहां एक औरत गुजरी और बोली, मुबारक हो, तुम गर्भवती हो गई। और मैंने गुस्से से कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर इस औरत का रंग फक हो गया और बोली, जल्दी से यहाँ से भाग। मैं घर आई तो मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी बोली, कोई जाहिल गंवार औरत होगी तो ध्यान न दे। मैं ये सब बातें भूलकर सो गई और आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे मेरा नाम अंकिता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत ही लाडली औलाद थी, इसलिए मैं काफी बिगड़ी हुई थी। मेरी हर बात मानी जाती थी और मैं इंसान को इंसान न समझती थी। मैंने इंटर के इम्तिहान पास किए तो घर में जिद लगा ली, मुझे हर हाल में नाना के गांव में ही छुट्टियां गुजारने जाना है। अम्मी भी बहुत समय से नाना के घर जाने का प्लान कर रही थी, मगर काम की वजह से कभी जा ही नहीं पाती थी। इस दफा मैंने घर में जिद की तो पापा ने भी मेरी बात मान ली और जबरदस्ती मम्मी को गांव की तरफ रवाना कर दिया। मेरी खुशी की कोई इम्तिहान आ रही थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि गांव तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि गांव का पानी मुझे रास नहीं आएगा तो शायद मैं कभी ख्वाब में भी गांव का नाम न लेती। बात कुछ यूं है कि मैं और मेरी मम्मी दोनों ही गांव के लिए रवाना हो चुके थे। वहां पर नाना नानी ने हमारा बहुत ही खूबसूरत स्वागत किया था। मेरी मौसी और उनके बच्चों ने हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। शुरू से ही मुझे बहुत सर पर चढ़ाया गया था, इसलिए मैं इतनी तवज्जो पाकर बहुत ही घमंडी और जिद्दी हो गई थी और गांव में जब जहां जाने का दिल करता मुंह उठाकर चली जाती और किसी से इजाजत लेना या किसी को बताना भी गवारा न करती। एक दिन मैं और मेरी कजिन शाम गांव की सैर को निकले तो मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो मुझे पेड़ के पीछे से देख रहा था। मेरी कजिन हंसने लगी और कहने लगी, लगता है कि तुम इस गांव की ही होकर रह जाओगी, शायद तुम्हारे बहुत रिश्ते आने वाले हैं। मैं हंसकर बोली, मैं यहाँ पर छुट्टियां गुजारने तो जरूर आया करूंगी, लेकिन गांव की माहौल में मेरा गुजारा नामुमकिन है। यह बात आई गई होगी, मुझे नहीं पता था कि वो लड़का तो सच में ही मेरा दीवाना हो गया था। एक दिन मैं अकेले ही नाना के गांव के सैर को निकल पड़ी हुई थी, क्योंकि यह बाग हमारे घर से बहुत करीब था। मैं किसी भी वक्त आ जा सकती थी, इसलिए मैं कुछ समय सुकून माहौल में गुजारना चाहती थी। मैं सैर कर रही थी जब अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो उस दिन मुझे पेड़ के पीछे से झांक रहा था। मेरे माथे पर बल पड़ गई और मैंने कहा कि बोलो, कौन हो तुम? वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने भी इसकी शख्सियत का जायजा लिया तो एक बददिमाग लड़का था। इसकी शख्सियत में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उससे प्यार हो सके। वो लड़का बोला, अंकिता, मैं जानता हूँ कि आप हमारे गांव की नहीं हैं, आप शायद किसी शहर से आए हैं। मैंने जब आपको पहली नजर देखा था तब से आपको पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शादी करके आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव में ही रख लूं। आप जैसे चाहें अपनी जिंदगी बसर करती रहें, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हो? कहाँ तुम, कहाँ मैं? तुमने कभी मखमल में टाट का पैबंद लगते देखा है? तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे साथ? उन्हें यह बात सोच समझकर करनी चाहिए थी। वो लड़का एकदम से रोने लगा, इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बोला, जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, तुम इस गांव में हमेशा के लिए होकर रह जाओ। तुम यहाँ से निकलना चाहो तो भी ना निकल पाओगी। तुम्हारा नसीब में उदासी, गम और परेशानी लिख दी जाए। मैं बद्दुआ सुनकर सहम चुकी थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी के मुंह से अपने लिए बद्दुआ नहीं सुनी थी। वो लड़का चला गया तो मैं भी भागती घर वापस आ गई। मैं भी इस लड़के की बातों को सोचकर परेशान होती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अपनी कजिन के साथ बातें करते हुए मुझे वो लड़का भूल गया था। मैं एकदम सुकून हो चुकी थी और रात में देर से सोई थी। सुबह सुबह उठी तो मैं बिल्कुल परसुकून थी। मैंने नाश्ता की और चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल गई। मैं चहलकदमी करते करते काफी दूर निकल आई थी। मुझे बहुत ही खूबसूरत नजारा नजर आया। हर तरफ हरियाली ही हरियाली था और एक तरफ को बहुत ही खूबसूरत नहर बह रही थी। मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी, इसलिए मैं बैठकर पानी पीने लगी।
थी तभी मुझे एक औरत गुजरी हुई नजर आई। मुझे नहर से पानी पीते हुए देखकर जल्दी से मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एकदम हैरान हो गई कि औरत जिसे मैं जानती भी नहीं यह मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही है। मैं बोली, क्यों, क्या बात है, आप मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हो? वो औरत मुस्कुराकर बोली, ये नहर हमारे गांव में औलाद की नहर के नाम से मशहूर है। तुमने यहाँ से पानी पी लिया, बहुत जल्द तुम बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दोगी। मैं उस औरत की बात सुनकर एकदम से सहम गई थी। फिर मुस्कुराकर बोली, आप कैसी बातें करती हैं, मैं तो भी कुंवारी हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वो औरत पर बहुत परेशान हो गई और बोली, कमबख्त, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने तो खुद को बर्बाद कर लिया। तुमने तो अपने भाग्य ही उजाड़ लिए। अब यहाँ से उठकर भाग जाओ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें यहाँ पर देख ले और तुम्हारी बदनामी जगह जगह फैल जाए। मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैं बहुत घबरा गई और तकरीबन दौड़ती हुई घर की तरफ भागी। मैंने जैसे ही हवेली के गेट पर कदम रखा, सब मुझसे पूछने लगे कि अंकिता, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं इनकी बातों का क्या जवाब देती कि मैं अपना भाग उजाड़ने गई थी। मैंने किसी की बात का कोई जवाब न दिया था। मैं अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। वो इस समय अकेले ही बैठी गीता पढ़ रही थी। मैं इनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी बोली, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और तुम सुबह से कहाँ गायब हुई थी? मैं बोली, मम्मी मैं तो गांव की सैर को निकली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सब गजब हो जाएगा। मम्मी एकदम से परेशान हो गई। वो बोली, बेटा क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ, मेरा तो दिल बैठने लगा है। तब मैंने रोते हुए ये सारा माजरा सुना दिया कि मैंने औलाद वाली नहर से पानी पी लिया। वहां पर एक औरत थी, इसने मुझसे कहा कि तुम आज एक बच्चा जन्म दोगी। मम्मी मुझे बचा लो, मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। आप तो जानती है ना, मैं तो किसी से मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैं तेज तेज बोलती चली गई। मम्मी ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। वो बोली, क्या बात है, इस तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी ऐसी परवरिश भी नहीं की थी। तुम गांव की एक अनपढ़ औरत की बातों में आकर इतनी परेशान हो जाओ। तुम खुद अच्छी भली समझदार लड़की हो। खुद ही मुझे बताओ कि लड़कियां अकेली औलाद जन्म दे सकती हैं? हरगिज नहीं। ये नहर का पानी इतना ही कारगर होता तो आज हमारे मुल्क में कोई भी औलाद जोड़ा ना होता। इसलिए मेरी बेटी, तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मम्मी की बातों ने मुझे तसल्ली दी और मैं सोचने लगी कि मैं बिना वजह ही इस औरत की बातों में आ गई। मैंने परेशानी को छोड़ दिया और अपनी काजी के पास जाकर बातें करने लगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था। रात हम सब ने मिलकर खाना खाए और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी जब मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी, पर इस वक्त मैं क्या करूं? मैं उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। ये दर्द किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। मेरे कानों में इस औरत के कही बात गूंजने लगे। वो औरत कह रही थी कि तुम आज एक बच्चे को जन्म दोगी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही मम्मी के कमरे में कदम रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी भी गहरी नींद सो रही थी तो वो मेरी आवाज सुनकर एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी बोली, अंकिता क्या बात है, मुझे कुछ तो बताओ, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बोली, मम्मी जल्दी से किसी दाई को बुलाएं, मैं बच्चा जन्म देने वाली हूँ। मेरी मम्मी एकदम मुझे देखने लगी और बोली, अंकिता क्या बकवास कर दिया, तुम अभी कुंवारी और कुंवारी लड़कियां बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तुमने उस औरत की बातों को सर पर सवार कर लिया है। शायद इससे तुम्हारी हालात बिगड़ गई है। ये दर्द की गोली खाओ, आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन मुझे दर्द बहुत ज्यादा होने लगा था। मैं मम्मी के बेड पर लेटकर तड़पने लगी थी। मम्मी भी परेशान हो चुकी थी। सुबह के 3 बज चुके थे। मम्मी ने हवेली के नौकर को भेजकर एक दाई को बुला लिया। वह कमरे में आई तो मैं उसे देखकर ही पहचान गई थी। यह तो वही औरत थी जिसने मुझे नहर पर पानी पीते हुए देखा था। वो मुझे देखकर बोली, हे भगवान, मैंने कहा था ना, तुमने गजब कर दिया। तुमने इस नहर से पानी क्यों पिया? अब इसका क्या अंजाम आएगा, भगवान ही बचाए।
दर्द इस कदर बढ़ चुकी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी। इस दाई ने मम्मी को कमरे से बाहर भेज दिया और तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने सुन होते हुए दिमाग से किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। इसके बाद मुझे कुछ खबर ना हुआ। ना जाने मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आंख खुली तो मेरे पहलू में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और साथ ही बैठी मेरी मम्मी आंसू बहाती रही थी और बोली, अंकिता ये क्या हो गया? हम तो यहाँ खुशियाँ लेने आए थे, यह गम हमारे मुकद्दर क्यों बन गई? मैं गुस्से से फंकार कर बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मुझे क्यों नहीं बताया कि गांव में ऐसी कोई नहर भी मौजूद है जो। मम्मी रोने लगी और बोली, बेटी मुझे ऐसी बातों पर शुरू से यकीन न था। यह तो हमारे बचपन का किस्सा था कि नहर का पानी पीने से औलाद हो जाती है। भला मुझे कहाँ पता था कि यह किस्सा तुम्हारा बचपन ही खा जाएगा। मम्मी बदनामी से बहुत खौफजदा हो चुकी थी। मेरे नाना अपने गांव के चौधरी थे, वही पंचायत लगाकर फैसला सुनाया करते थे। अब अगर यह बात गांव में फैल जाती कि इनके शहर से आई कुंवारी नवासी ने बच्चा जन्म दिया है तो इनकी क्या इज्जत रह जाती। मेरी मौसिया भी बहुत परेशान थी। समझ ही नहीं आता था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। शाम हुई तो वही दाई मेरी खैरियत मालूम करने आई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मम्मी कहने लगी कि मेरी बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बच्ची मासूम है, इससे किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया। मैंने खुद ही अपनी आंखों से नहर का पानी पीते हुए देखा है। मैं जानती हूँ कि अगर यह बात हवेली की चारदीवारी से बाहर निकल गई तो आप लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो आम हालात में बिल्कुल भी मुनासिब ना होती और ना ही मैं यह बात करने की हिम्मत कर सकती थी। बात यह है कि अगर आप अंकिता की शादी मेरे बेटे से कर देंगी तो मैं यह बात सबसे छुपा लूंगी कि आपकी बेटी कुंवारी बेटी ने बच्चा जन्मा है। मैं गांव में यह मशहूर कर दूंगी कि यह बच्चा मेरी बड़ी बहू का है, वह बांझ है। इसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं मगर बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह उसको बच्चा भी मिल जाएगा और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। मम्मी बहुत परेशान थी। वो बोली, मेरी बेटी बहुत नाजों से पली है, ये यहाँ चूल्हे का काम नहीं कर पाएगी। इसका तो गांव के माहौल में दम घुट कर रह जाएगा। वह दाई बोली, शादी के बाद आपकी बेटी को मैं मेहरानी बनाकर रखूंगी तो फिर कहना, बिल्कुल मेरा बेटा भी शादी के बाद आपका ही हो जाएगा। दिल चाहे तो इसे भी अपने साथ ले जाइएगा। मम्मी ने सोचने के लिए टाइम मांगा तो वह दाई उठकर चली गई। मम्मी मौसी से बातें करने लगी। मम्मी कहने लगी कि मुझे इस दाई की समझ नहीं आती कि क्यों मेरी ऐबदार बेटी को इतनी चाहों से ब्याहना चाहती है। मौसी कहने लगी, ज्यादा मत सोचो, ये दाई लोग हैं तो गरीब ही मगर अच्छी औरत है, इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। यह तो इसलिए चाहती है कि तुम्हारी बेटी से अपनी बेटी की शादी करा दे क्योंकि ऐसे लोग अच्छे घरों में रिश्ता करने के शौकीन होते हैं। इसके लिए बड़े फक्र की बात होगी। इसके बेटे की शादी गांव के चौधरी के नवासी से हुई है। मम्मी परेशान थी, पापा को क्या जवाब देंगे, मगर हालात से मजबूर होकर ही इन्हें ये कदम उठाना पड़ा और मुझे इस दाई के बेटे से शादी करके विदा कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपने बच्चे से कोई खास लगाव नहीं था और न ही मैं इसका ख्याल रखती थी। एक ऐसा बच्चा जिसने मेरी खुशियां छीन ली हो, क्यों मुझे अच्छा लग सकता है। शादी के दिन ही मेरी सास ने मुझे इजाजत लेकर वो बच्चा अपनी बहू को दे दिया था। जबकि मैं घूंघट ओढ़कर बैठी ये सोच रही थी, आखिर जिंदगी ने मेरे साथ कैसा सितम कर डाला। तो थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आ गया। इसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि मेरा पति तो वही लड़का था जिसे मैंने उस दिन नाना के बाग में धुतकार दिया था। मेरे चेहरे की रंगत देखकर वह हंसकर बोला, ए बीबी, जिंदगी कभी कभी हमें सरप्राइज भी दे दिया करती है। मेरा नाम अंकुश है, शायद इससे पहले तुमने जानने की कोशिश न की हो। आज मेरी होकर मेरे सामने बैठी हो मगर तुम मेरी नजरों में अपनी अहमियत खो चुकी हो। मम्मी कहती है कि तुमने नहर का पानी पिया था इसलिए तुम्हें औलाद हुआ है, मगर मुझे लगता है कि शहर की लड़कियों के किरदार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम और तुम्हारी माँ शहर से सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई हो कि तुम उम्मीद से हो गई हो। मुझे नफरत है इस तरह की बरकिरदार लड़कियों से। अंकुश ने मेरे मुंह पर शब्दों के कई थप्पड़ बरसा दिए थे। मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिर पड़े थे। अंकुश उठकर बाहर चला गया तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। हालात ने किस तरह पलटा खाया था कि मैं तो दंग ही रह गई थी।
वो रात मेरी जिंदगी की बुरी रातों में से पहली रात थी। इसके बाद मुझ पर गमों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े थे। अंकुश उठते बैठते शब्दों की चाबुक मुझे मारता रहता था। मेरी सास अच्छी थी, वो कहती थी कि तुम मासूम लड़की हो, मैं गवाह हूँ इस बात की। तुम्हारे किरदार में किसी किस्म का कोई खोट नहीं। तुम फिक्र ना करो, एक न एक दिन अंकुश भी सुधर जाएगा। मेरी जेठानी मेरे बच्चे पर जान उठाती थी। सारा सारा दिन इसके साथ खेलती, इसका ख्याल रखती। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अंकिता एक बात कहूँ, तुम कभी मुझसे मेरा बच्चा तो नहीं लोगी? शादी के इतने सालों बाद मेरी गोद में बच्चा आया है तो ऐसा लगता है कि यह मेरा वजूद का टुकड़ा है। मगर यह मुझसे दूर चला गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं हंस कर बोली, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ कि एक चाहत करने वाली औरत से यह बच्चा छीन लो। और मुझे दुआएं देती वहां से उठ गई थी। मेरी मम्मी शहर चली गई थी और इस बात ने अंकुश को शेयर कर दिया था। अब मुझ पर हाथ उठाने लगा था। वो अक्सर कहता था कि तुमने मुझे एक बार ठुकराया था, मैं तुम्हें बार बार ठुकराऊंगा। तब तुम्हें इल्म होगा कि यह सब झेलना कितना खतरनाक होता है। एक रात मुझे बच्चे की रोने की आवाज बहुत आ रही थी। दिल में ख्याल आया कि जेठानी से जाकर पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। मेरा जेठ शहर से बाहर होता था, इसलिए मैं रात के पिछले पहर इसके कमरे की तरफ चल दी। कमरे ने मुझे मेरे नाम की आवाज सुनाई दी तो मेरे बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए थे। मेरी जेठानी रो रो कर मेरी सास से बोल रही थी। वो बोली, मम्मी, शादी के इतने वर्षों बाद भगवान ने मुझे औलाद दी थी, मगर आपने मुझे शकल भी न देखने दी और मेरे पहलू से उठाकर आपने मेरा बच्चा अंकिता को दे दिया। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा 2 दिन मुझसे दूर रहा था। मुझे तो वक्त नहीं भूलता। मेरे दिल में बदगुमानी जगह बना चुकी है। मुझे इल्म है कि शायद इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, मगर वह इसी गम में जी रही है कि इस बेटे को जन्म दिया है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मुझे से इसे छीन लेगी। मेरी सास की आवाज आई। वो मेरी जेठानी से कह रही थी, बेटी तुम गम न करो, कल तुम्हारा तो आज भी तुम्हारा है। तुम जानती हो ना, मेरी सारी जिंदगी बड़ी गुर्बत में गुजारी है, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा, मगर इस इंसान औलाद की खातिर सब कुछ कर गुजरता है। मैंने यह सब अंकुश के कहने पर किया था। इसने अंकिता को देखा और पसंद कर लिया। जब अंकिता से शादी की बात की तो उसने मेरे बेटे को झिड़क दिया था। अंकुश ने उस दिन कसम खा ली थी, हर कीमत पर अंकिता को हासिल करके ही रहेगा। उसने मुझसे कह रखा था कि हमने अगर आपने मेरे लिए रास्ता न निकाला तो मैं अंकिता को अगवा कर लूंगा। इस बात को सुनकर मेरा दिल दहल गया था। तुम तो जानती हो कि अंकुश कितना जिद्दी है, वो अपना कहा सच करके ही रहता है। मैं नहीं चाहती थी कि चौधरियों की बेटी अगवा हो, इस तरह इनकी इज्जत खाक में मिल जाती और बेचारी अंकिता की जिंदगी तबाह हो जाती। इसलिए मैंने अंकिता को इज्जत से ब्याह कर लाने के लिए ये सब किया। हो सकता है मेरा तरीका गलत था, मगर मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने अपनी बेटी को ये गलत कदम उठाने से रोकने के लिए किया तो बचपन की भूली बिसरी याद को ताजा कर दिया था। बचपन में सुना था कि इस गांव में ऐसी नहर है, जो लड़की बीच से पानी पी ले वह गर्भवती हो जाती है। मैंने तो वह नहर देखी भी नहीं थी। वो कहा है कि जब उस दिन अंकिता को पानी पीते देखा तो झूठ बोल दिया कि ये तो वही नहर है, और फिर दोपहर में मैंने जानने वाले के हाथ अंकिता के लिए जलेबियां भेज दी। इसमें मैंने दर्द की दवा मिलाई थी। इस दवा का असर होते होते रात हो चुकी थी। इधर से तुम्हारी तरफ से खुशी मिली तो फिर अंकिता की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर वहां ले गई। लेकिन देखी, वादे के मुताबिक तुम्हारा बच्चा तुमसे मिला दिया। कभी कभार मैं सोचती हूँ मुझे अंकुश की मोहब्बत में ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अच्छा पति साबित नहीं हुआ, बल्कि वो तो अंकिता को जूते की नोक पर रखता है और इसको बद किरदार के ताने देता है। अंकुश ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। यह बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझ में खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई थी। वो सारी रात मैंने बड़ी परेशानी से गुजारी। सुबह जैसे ही अंकुश घर से निकला तो मैं अपनी सास और जेठानी से नजरें बचाकर अपने नाना की हवेली भाग गई थी। वहां जाकर मैंने अपने माँ बाप को फोन करके गांव बुला लिया। जब वो लोग आए तो मैंने सारा किस्सा खोलकर इनके सामने रख दिया था। अब तो वह गुस्से से पागल ही हो गए थे। इन्होंने नौकर को भेजकर अंकुश को हवेली बुलाया और इसकी खूब दुर्गत बनाई थी। मुझे तलाक दिलवाकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने शहर जाकर अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी कर लिया था। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी एक गलत शादी पर खत्म नहीं होगी। आगे यकीनन भगवान ने कुछ मेरे लिए अच्छा रखा होगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।